हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन करते हैं। दोस्तों, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का ही भाग माना जाता है, परंतु इंटर के सिलेबस में इसे जो है एक अलग चैप्टर का नाम दिया गया है। और दोस्तों, आप लोगों से मेरे खास रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो में अंत तक बने रहा करें, जहां से आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। दोस्तों, मेरी बातों को बुरा मत मानो, फिर भी आपके हित के लिए जो बातें मैं कर रहा हूं उसको ध्यान से और तन मन लगा करके वीडियो को देखें, जिससे आप जो है अपने भविष्य में अपने ज्ञान को अधिक से अधिक उसका अर्जन कर सकें, जिससे आपका भविष्य उज्जवल बन सके। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया गया, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों, आपको पता भी होगा या आप ऑलरेडी पढ़े हुए भी होंगे। अगर नहीं पढ़े हो तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और परिभाषा को देखिए। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट का मतलब होता है स्वतः, परंतु यहाँ पर इसका अर्थ क्या है या इसकी परिभाषा क्या है कि वक्ता के द्वारा। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच ही क्या होती है, कन्वर्सेशन के अंतर्गत की बातें जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं। तो अब कन्वर्सेशन जो होती है किस किस के मध्य होती है या किस किस प्रकार से होती है, उस चीज का ज्ञान यहाँ पर आपको कराया जाएगा। सो इस प्रकार से वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो दोस्तों, वक्ता कौन होता है? जो आपसे बातें करता है या जो बोल रहा होता है, जो वक्तव्य कर रहा होता है, दोस्तों उसे हम वक्ता कहते हैं। इस प्रकार से जो व्यक्ति बातें कर रहा है उसके द्वारा कही गई बातों को हम अपनी भाषा में न व्यक्त करके ज्यों का त्यों जैसा उसने कहा, तो बिना किसी परिवर्तन के उसको व्यक्त करना या किसी अन्य व्यक्ति से कहना या कहीं पर लिखना आदि जो भी किया जाता है उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसके पश्चात इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है दोस्तों? इनडायरेक्ट स्पीच में जो व्यक्ति बोलने वाला होता है उसके द्वारा कही गई बात को विशेष परिवर्तन के साथ अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ हमसे कह रहा होता है और उसी के द्वारा कही गई बात को जब कुछ परिवर्तन करके हम किसी तीसरे व्यक्ति से कहेंगे, वो भी अपने शब्दों में, उसके शब्दों में ना कहकर या जैसा उसने बोला वैसा ना कहकर उसी की बात को जब हम अपने अनुसार एक्सप्लेन करेंगे किसी अन्य व्यक्ति से, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, ही सेड, उसने कहा, आई वांट टू गो टू कानपुर, मैं कानपुर जाना चाहता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ये बताया गया कि वह कानपुर जाना चाहता है, तो हमने ये नहीं लिखा कि वह कानपुर जाना चाहता है, या मुझसे मेरे दोस्त ने कहा मैं कानपुर जाना चाहता हूं। यहाँ पर मैं नहीं, मेरा दोस्त कानपुर जाना चाहता है। इस प्रकार से तो जैसा उसने कहा मैंने आपके समक्ष वैसी बात रख दी यहाँ पर कि ही सेड आई वांट टू गो टू कानपुर। ये दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा या इनडायरेक्ट नरेशन भी इसे कहते हैं। परंतु उसी के द्वारा कही गई बात को जब हम अपने शब्दों में किसी अन्य व्यक्ति से व्यक्त करेंगे, या जैसे कि उसने कहा था मैं कानपुर जाऊंगा या कानपुर जाता हूं, अब उसके द्वारा कही गई बात को जब मैं तुमसे अपने शब्दों में कहूं, वो बात इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। जैसे कि उसने कहा, ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वांटेड टू गो टू कानपुर, वह कानपुर जाना चाहता था। इस प्रकार से अब उसने क्या कहा और मैंने क्या कहा, इसमें दोस्तों भावार्थ का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, भाव वही होना चाहिए। वो कह रहा है मैं कानपुर जाता हूं और मैं कह रहा हूं कि वह कानपुर
जाता था, क्योंकि मैं उसके विषय में बता रहा हूं और वो अपने विषय में बता रहा, परंतु यहाँ पर उसके द्वारा कही गई बात को जो कहते हो रखा गया है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाया। और यहाँ पर कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ अपने शब्दों में जो है व्यक्त की गई इस बात को, उसके द्वारा कही गई बात को, तो दोस्तों ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अब परिवर्तन किस प्रकार से किए जाते हैं या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय एक सेंटेंस को हम किस प्रकार से कहां पर कितना परिवर्तन करते हैं, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो किन किन स्थानों पर या किन किन चीजों पर परिवर्तन किया जाता है, वो चीज देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात क्या होती है, जब डायरेक्ट स्पीच होता है हमारा, डायरेक्ट नरेशन में जब लिखा हुआ सेंटेंस होता है तो उसमें कामा और इन्वर्टेड कामास का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। उसपे दो भाग होते हैं, वो चीज अभी आगे आपको बताई जाएगी, परंतु यहाँ पर हम मार्क्स का जो है इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं या कहाँ पर उसका यूज होता है वो चीज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कामा और इन्वर्टेड कामास को हटा दिया करते हैं। तत्पश्चात जो वाक्य होता है, तो रिपोर्टिंग क्लास तथा रिपोर्टेड स्पीच दो भाग होते हैं, तो अभी आगे बताया जाएगा। उसको जोड़ने के लिए एक उचित कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। दोनों क्लास को, रिपोर्टिंग क्लास और रिपोर्टेड क्लास या रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए किसी उचित कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो एक सेंटेंस बनता है। तो इसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच के पर्सनल प्रोनाउन को जो है परिवर्तित किया जाता है इनडायरेक्ट में बदलने से। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। तत्पश्चात दोस्तों, जो रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए निकटता सूचक शब्द होते हैं उनको दूरी सूचक शब्दों में बदल दिया जाता है। अब दोस्तों यहां पर एक एक परिवर्तन को हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहां पर डायरेक्ट स्पीच के भाग बताऊंगा कि डायरेक्ट स्पीच के भाग कितने होते हैं और हर एक पार्ट्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों। आइए यहां पर हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट स्पीच हमारा होता है उसके कितने अंग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, वो चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो पहला जो होता है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लास, जो ये यहाँ से यहाँ तक लिखा होता है। अर्थात डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामाच के बाहर का जो भाग हुआ करता है, वो चाहे आगे लिखा हो चाहे पाछे लिखा हो, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लास। अर्थात ये जो चीज यहाँ से यहाँ तक हमारी लिखी हुई है दोस्तों, ये है क्या हमारा, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग क्लास दोस्तों। फिर जो इन्वर्टेड कामाच के बाहर लिखा हुआ भाग है सेंटेंस का, उसे कहते हैं रिपोर्टिंग क्लास, और जो इन्वर्टेड कामाच के अंदर का लिखा हुआ भाग है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच दोस्तों। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब किसी के द्वारा कही गई बात होती है और उसको जो कहते हो लिखना पड़ता है तो उसे इन्वर्टेड कामाच के अंदर ही लिखा जाता है, और इन्वर्टेड कामाच के अंदर लिखा हुआ पहला अक्षर कैपिटल होता है। इस चीज को तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। इसके पश्चात दोस्तों, जैसे कि आपको बताया गया रिपोर्टिंग क्लास, तो रिपोर्टिंग क्लास के में कितने भाग होते हैं ये चीज है। तो जो सबसे मेन होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों। जो वर्ब होती है हमारी रिपोर्टिंग क्लास में उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फिर जो इस वर्ब के पहले शब्द लिखे हुए होते हैं, जो सब्जेक्ट होता है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहते हैं। बाद में लिखे हुए शब्दों को या उस सेंटेंस के, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और दोस्तों इसे कहते हैं प्रीपोजिशन, क्योंकि ये यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को बखूबी समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं। इस प्रकार से आगे हम देखते हैं कि परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, या रिपोर्टिंग क्लास में रिपोर्टिंग वर्ब का
परिवर्तन आदि सेंटेंस के अनुसार जैसे भी किया जाता है तो अगले पार्ट में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रोनाउन चेंजिंग। रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन चेंजिंग की जाती है वो रिपोर्टेड स्पीच में की जाती है। तो किस प्रकार से हम पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करते हैं। अब इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, रिपोर्टिंग क्लास की रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस का। किस प्रकार से वो देखते हैं। दोस्तों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है तो फर्स्ट पर्सन को हम किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट। एस मीन सब्जेक्ट होता है, वन मीन फर्स्ट पर्सन होता है। दोस्तों, फिर जो सेकेंड पर्सन होता है, रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए सेकेंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यहां पर एक खास बात यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट दिया हुआ है तो वहां पर हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन मान करके सेकेंड रिपोर्टेड स्पीच के लिखे हुए सेकेंड पर्सन को चेंज करते हैं। क्या, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को हम थर्ड पर्सन स्वतः मान लिया करते हैं। आगे रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए थर्ड पर्सन को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय परिवर्तित नहीं करते हैं। इसे दोस्तों 123/सन का रूल भी कहते हैं। दोस्तों, यहां से समझ लेना, एस मीन सब्जेक्ट होता है, ओ मीन ऑब्जेक्ट होता है, एन मीन्स नो चेंज होता है। इस प्रकार से वन मीन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। आइए आगे हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट, किस प्रकार से केस के माध्यम से जो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस होता है उसे किस प्रकार से हम एक दूसरे में परिवर्तन करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग ये चार्ट देख रहे हो, टोटल है इसमें पर्सन कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं, ये 7 से 8 माने जाते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, वी, यू, आई। इस पे एक होता है दाउ, जिसे हम दाव पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम 8 लिखे हुए हैं प्रोनाउंस को। अब फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन कितने होते हैं, सेकंड पर्सन में प्रोनाउन कितने होते हैं, थर्ड पर्सन में प्रोनाउन कितने होते हैं, इस चीज की जानकारी और केस कितने होते हैं, इस चीज की जानकारी आपको टोटल इस चार्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसे अब यहाँ पर नंबर देखते हैं, फर्स्ट पर्सन में कितने प्रोनाउन होते हैं दोस्तों, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन माने जाते हैं। अब साथ ही साथ सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर, सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर में आपका आई आता है और प्लूरल नंबर कॉमन जेंडर में आपका वी आता है। दोस्तों, सेकेंड पर्सन में 2 प्रोनाउन आते हैं, एक द और एक यू। इसमें सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर द होता है और प्लूरल नंबर कॉमन जेंडर यू होता है। थर्ड पर्सन में दोस्तों ही, सी, इट, दे, ये 4 प्रोनाउन आते हैं। इसमें से सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट आता है। ही मैस्कुलिन जेंडर है आपका, सी फेमिनिन जेंडर है, इट न्यूट्रल जेंडर है। इसके पश्चात प्लूरल नंबर में केवल थर्ड पर्सन में एक प्रोनाउन आता है जो दे होता है, जिसे कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। इसके पश्चात दोस्तों ये हमारा प्रोनाउन होता है, इसके 3 केस होते हैं। इसमें से होता है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और पॉजेसिव केस जो संबंध कारक होते हैं, संबंध बताने के प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज आपको बता दी गई है। इसे कहते हैं कर्ता कारक, इसे कहते हैं कर्म कारक और ये होता है हमारा संबंध कारक। तो कारक के अनुसार प्रोनाउन 3 प्रकार के पाए जाते हैं हमारे।
इस प्रकार से अब परिवर्तन कैसे करना है, जैसे कि हम प्रोनाउन चेंजिंग करना है तो किस प्रकार से हम इसमें से परिवर्तन करेंगे। अब एक बात हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे कह दिया जाए कि फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में हमारा आई दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन, और तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट जो दिया है वो सी दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें कैसे चेंज करना है, अब ये सी दिया हुआ है तो यहाँ पर देखते हैं किस रूप में आई लिखा होगा, तो वो कहाँ होगा, नॉमिनेटिव केस में। जो नॉमिनेटिव केस में लिखा हुआ होगा ये आई कहाँ हमारा, नॉमिनेटिव केस में है। इस प्रकार से हमें केस नॉमिनेटिव का ही रखना है, बाकी पर्सन और नंबर जेंडर दोनों हमारा चेंज हो जाएगा। तो जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखेंगे कि आई कहाँ लिखा हुआ है, तो देखते हैं कि आई नॉमिनेटिव केस में लिखा है। तो सबसे पहली बात उसमें क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में सी लिखा हुआ है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो डायरेक्ट हम थर्ड पर्सन में जाएंगे, थर्ड पर्सन का सी कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। अब सिंगुलर नंबर कौन, अब आई किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में। तो नॉमिनेटिव केस में क्या लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर सी, अर्थात आई को हम सी में बदल देंगे। इसी प्रकार से अगर देख लेते हैं कि अगर अस दिया हुआ है नॉमिनेटिव केस को, ये डायरेक्ट स्पीच में अगर अस दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव केस, तो इसको भी हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो अस लिखा है उसमें, तो हम देख रहे हैं कि अस कहाँ लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है। इस प्रकार से और प्रोनाउन में रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी वो ही लिखी हुई है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है सॉरी वो भी लिखा हुआ है। इस प्रकार से कैसे हम चेंज करेंगे, तो दोस्तों इसके अनुसार अब यहाँ पर प्लूरल नंबर है, यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर है, तो कभी कभी ये इफेक्ट इसमें देखना पड़ता है, कहीं कहीं ज्यादा हमारा डिस्टर्ब तो नहीं हो पा रहा है, तो इसे हम सिंगुलर नंबर में रखते प्लूरल नंबर में रखते हैं। अर्थात तो अस को हम केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस। जब इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे तो देखते हैं ये प्लूरल नंबर है, तो इसका प्लूरल नंबर ले लेंगे हम। प्लूरल नंबर में देखते हैं नॉमिनेटिव केस, यहाँ पे आप तो ही लिखा हुआ है, तो ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का कभी कभी इसका नंबर ले लेता है, नहीं अधिकतर इसी का नंबर रहा करता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, तो इसका नंबर लेते हैं थर्ड पर्सन में आ जाता है हमारा दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम, अर्थात अस को हम देम में बदल देंगे ही के होते हुए भी। अगर आई है और ही दिया हुआ है तो उसे हम ही में ही परिवर्तित करेंगे। इस प्रकार से अगर कोई अदर वर्ड दिया हुआ है तो उसी के अनुसार हम ये देख लेते हैं। अगर यू दिया हुआ है और तो यू को किसके अनुसार बदलते हैं, सेकेंड पर्सन के। अगर दिया यू के हमारा सेकेंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, अब ऑब्जेक्ट में मान के चलो यू ही दिया हुआ है तो यू ही आ जाएगा, अगर सी दिया हुआ है तो सी आ जाएगा, अगर दे दिया हुआ है तो दे आ जाएगा। इस प्रकार से अगर इनमें से कोई दिया हुआ है तो जो केस होता है उसी केस में हम उसे परिवर्तित किया करते हैं। इस प्रकार से इस चार्ट में जितने भी प्रोनाउंस लिखे हुए हैं तो केस को ध्यान में देते हुए हमें लिखना है। जिस केस का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है उसी केस का प्रोनाउन परिवर्तित होकर के हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा जाएगा। अगर थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो थर्ड पर्सन में वही प्रोनाउन आएगा जो प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, परिवर्तन केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में किया जाता है। अगर ये चार्ट में आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हम अगले वीडियो में आपको समझाने का अच्छे से प्रयास करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब आगे देखेंगे अगले पार्ट में।